तो कॉमन सेंस से बच्चे थोड़ा बोल ही देंगे ऐसा इम्पल्सिवली कि वहाँ पर अगर आपने x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए करने बोला था तो यहाँ शायद डिवाइड करना होगा, और आप बिल्कुल सही हो। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। वी आर गोइंग टू सी इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक लॉज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का क्या इफेक्ट होता है, कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, एप्लीकेशन इस चीज़ का कि इंटीग्रेशन क्या होता है एंड कहाँ से आया, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग समथिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अनदर वीडियो। उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है इस चीज़ को हम कवर नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे कि इसके फॉर्मूलाज, मतलब मैथमेटिकली इसको जो सॉल्व करना है वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही बेसिक लेवल पे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का उल्टा अगर है, मतलब एंटी डेरिवेटिव उसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसा कैजुअल नाम देने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस? आपको पता है वन जो है, वन वो x का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव्स पढ़ा है आपने। वन जो है वो x का डेरिवेटिव होता है। अगर मैं आपको x प्लस फाइव का डेरिवेटिव पूछूं तो वो भी वन आएगा। क्यों? क्योंकि फाइव एक कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा जीरो। अगर मैंने आपसे कोई x प्लस 100 जैसे कोई रैंडम नंबर का अगर डेरिवेटिव पूछा तो वो भी आपको वन आएगा। मतलब इन जनरल अगर आपने कोई भी x प्लस सम कांस्टेंट ले लिया तो उसका डेरिवेटिव आप बोल सकते हो कि वन है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो वन है वो किसका डेरिवेटिव है, ये जो वन है वो किसका डेरिवेटिव है, अगर मैंने आपसे ऐसा पूछ लिया, या फिर अगर इसको मैं एक अच्छी तरीके से फ्रेम करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि वन जो है उसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, यानी कि वन जो है वो किसका डेरिवेटिव है। मैथमेटिकली अगर आपको इस चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो आप उसको लिखोगे, किसका डेरिवेटिव है वन, x प्लस सम कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ना, तो मैथमेटिकली आप उसको लिख लोगे इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सम x प्लस सम कांस्टेंट। ये क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता था। हाँ, वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लोगे तो ये x प्लस जीरो का हो गया। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट जीरो हो सकता है, वो कांस्टेंट 5 हो सकता है, वो कांस्टेंट 100 हो सकता है। मतलब ऐसे कितने बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं जहां पर कोई एक कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब आप लेते हो तब आप कांस्टेंट को क्यों ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो कांस्टेंट को? आप इसीलिए ऐड करते हो बिकॉज डेरिवेटिव जब आपने निकाला था तब वो कांस्टेंट चला गया था, तो इंटीग्रेट करते टाइम पर वो कांस्टेंट को आपको वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि वन जो है वन, उसका डेरिवेटिव विल बी x प्लस सम कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी रेड एज द इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू x will be x plus sub constant. Why are we talking about with respect to x? Because अगर मैंने ले लिया होता डेरिवेटिव with respect to y का तो भी मुझे वन आता ना। तो इन दैट केस नाउ इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट y प्लस सम कांस्टेंट नॉट x। तो आप किस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे, आप उसी के साथ जब इंटीग्रेट करोगे तब जाके आपको आपका ओरिजिनल वाला आंसर वापस मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। C जो है यहाँ पे इसे बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेक श्योर कि आप इसको लिखते हो बिकॉज कभी कभी आपको उसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो अगर आपने वो लिखा ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो यू कैन क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी कैन सी सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले आते हैं जो हमने अभी पीछे देखा, वन का जो इंटीग्रेशन होगा x के साथ इट विल बी x प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप x रेस टू n लेते हो, डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था ये होता है वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट,
वहां पर अगर मैंने डेरिवेटिव लेना चाहा एक्स रेज टू एन का, तो डेरिवेटिव क्या आ जाता है इसका, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, यानी कि ये पावर नीचे आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर से कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, ऐड हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। अगर आपने इस चीज को डिफरेंशिएट किया ना, अगर आपने इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिलेगा। करके देखना है, चलो एक करके देख ही लेते। इफ आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट x raised to n plus 1 upon n plus 1, how can I do it? This 1 upon n plus 1 will be a constant, तो इसको मैं बाहर ले लूंगी। x raised to n plus 1 का क्या होगा डेरिवेटिव, ये n plus 1 जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर का जो पावर है वो एक कम हो जाएगा, यानी x raised to n हो जाएगा। तो अब ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, ये मतलब अगर इस चीज का ये डेरिवेटिव है तो डेफिनेटली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी जो फॉर्मूला है जो मैं आगे दे रही हूँ वो आप वेरीफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके आपको वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये तो कॉमन सेंस की बात है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको log x मिलेगा। मतलब जब n का वैल्यू यहाँ पे जब -1 होता है तब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है, n के वैल्यू -1 के लिए, और आप वैसे भी देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर आपने n का वैल्यू -1 डाल दिया तो उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब वो एनीवे वहां पे ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे ये नहीं यूज कर सकते, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा। क्यों माइनस कॉस एक्स होगा साइन एक्स का? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इसलिए होगा क्योंकि कॉस एक्स जो होता है ना, कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। मतलब एक्चुअली माइनस साइन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स ही होना चाहिए, है ना। आप है ना डेरिवेटिव का वो जो फॉर्मूला लिस्ट है ना वो अपने पास आप खोल के रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया। उसी तरह अगर मैंने आपसे साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा, साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा तो ये तो कॉस एक्स आता है, मतलब cos x का इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ sin x हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे डेरिवेटिव्स में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। sin x को इंटीग्रेट करते टाइम माइनस cos x लिखना भूल जाते हैं और cos x को इंटीग्रेट करते टाइम माइनस sin x लिख देते हैं। वेरी कॉमन मिस्टेक्स, यू नीड टू अवॉइड देम। ऑलराइट, फिर हम लोग आते हैं tan x पे। tan x का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर x होता है तो आप sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन को बोल सकते हो tan x। वैसे ही कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन को आप बोल सकते हो माइनस कॉट एक्स होगा, ये हटा देते हैं। करेक्ट। देन सेक एक्स का क्योंकि डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है इसीलिए सेक एक्स टैन एक्स के इंटीग्रेशन को आप सेक एक्स बोल सकते हो। उसी तरह आप कोसेक एक्स कॉट एक्स के इंटीग्रेशन को माइनस कॉट एक्स बोल सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा और 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बचा क्या, अभी एक्सपोनेंशियल बच गया। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, सबसे सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होगा। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव था ए रेज टू एक्स लॉग ए, यहां पर वो डिवाइड हो जाएगा, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए आ जाएगा। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करके देखा आपको यही मिलने वाला है। देखो ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए को अगर आप करोगे तो ए रेज टू एक्स लॉग ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हुआ और ये जो कांस्टेंट था ये बाहर मल्टीप्लाई हो गया, तो यही बचा ना। करेक्ट। तो अगर आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ए रेज टू एक्स मिलने वाला है। तो एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि साइन और कॉस का तो चलो हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया, बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या, सेक स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर आ गया, सेक और कोसेक किधर है, टैन और कॉट किधर है। अब इसे
होता है उसका इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि नहीं, बट उसको अलग तरीके से डिराइव करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज tan x sec x cot x और cosec x जो है वो डायरेक्टली किसी फंक्शन के, जितना हमें अब तक पता है, डायरेक्टली किसी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स नहीं है, तो उनका ऐसा डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हो। इससे आप एक और चीज एनालाइज कर सकते हो कि हर फंक्शन जो है वो किसी का डेरिवेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ, आपने स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल दिए, ऑलमोस्ट हर फंक्शन जो आपको पता था, मतलब बेसिक वाले एटलीस्ट फंक्शंस जो आपको पता थे सिंपल वाले, उनके डेरिवेटिव्स आपने निकाल दिए। बट जो आरएचएस था उसका, वहां पर हर फंक्शन नहीं आ रहा था ना। मेरे बोलने का मतलब ये है कि बेसिक फंक्शन सारे जितने भी हैं उनको डिफरेंशिएट तो किया जा सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई भी फंक्शन दे दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे भी कुछ फंक्शंस होते हैं। tan x cot x की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसके होते हैं इंटीग्रेशन, वो अलग तरीके से निकाला जाता है। बट इन जनरल डेरिवेटिव जितने आसानी से आप कोई भी फंक्शन का निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन में वैसा नहीं होता है। ठीक है, ऑल राइट। So let me move ahead now. If you can pause the screen and note this down, it will be great. हम कुछ लॉज देखते हैं उसके बाद। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपका इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, मतलब अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप इंटीग्रेशन को दोनों में बांट कर जो है वो उन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करके फिर रिजल्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कांस्टेंट है अगर इंटीग्रेशन के अंदर, तो कांस्टेंट को उठाकर आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो। हाँ, बट इंटीग्रेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। ऑल्सो बच्चे एक और चीज ये करते हैं कि एक फंक्शन को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैसा भी नहीं होता है। सिमिलरली वो डिवीजन पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। यहाँ पर यूवी रूल होता है, यू बाई वी तो नहीं होता इंटीग्रेशन में, यूवी रूल होता है, बट डिफरेंशिएशन की यूवी रूल को हम जितना कॉमनली यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूवी रूल उतना कॉमनली यूज नहीं होता है। चेन रूल भी इसमें होता है, लेकिन वो भी एक अलग ही तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट होता है। उसका डिफरेंशिएशन वाले चेन, मतलब नाम भी नहीं उसका वैसा है चेन रूल। बेसिकली अगर कंपोजिट फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है तो वो करने का अलग तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में नहीं होती। इंटीग्रेशन का यूवी रूल है, बट वो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, बहुत ही स्पेशल केसेस में आप उसको यूज़ करते हो। तो ध्यान में रखना, आपका बेसिकली फिर पूरा इंटीग्रेशन का जो काम है वो ये चीज़ पे आ जाता है कि आपको जो भी दिया है, वॉट एवर इज गिवन टू यू, आपको उसको रिड्यूस करना है उन फॉर्म्स में जिनका आपको इंटीग्रेशन पता है। दैट इज द एंटायर टॉपिक। ये इंटीग्रेशन का पूरा काम ही ये है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि वो डिफिकल्ट है, वो है नहीं डिफिकल्ट एक्चुअली। बट क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन में कैसा होता है, आपको अगर प्रॉपर मेथड नहीं भी पता है तो भी ना वो आप करते जाते हो। हाँ, वो गलत हो जाएगा, वो अलग बात है, बट फिर भी कुछ ना कुछ इंसान कर लेता है। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ भी दे दिया, एक अजीब सा कोई फंक्शन अगर दे दिया आपको, तो आप उसमें कुछ भी दिमाग लगा के रैंडम नहीं कर सकते। यू हैव टू रिड्यूस इट टू अ फॉर्म हुज इंटीग्रेशन यू नो। दैट इज द एंटायर फंडा बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल राइट, तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, वेन एवर वी आर सीइंग मोर एंड मोर टाइप्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट, दैट you just have to reduce whatever function is given to a function whose integration you already know. All right, चलो, ऑन दैट नोट बहुत हो गया ट्रेलर, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे सीधा सीधा। फंक्शंस आर गेटिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड इनसाइड। फॉर नाउ आई विल डू इट वेरी आराम से, बांट देंगे सब में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे जाके थोड़ा सा फिर स्पीड पिक कर लेंगे। तो अब ये बीच में प्लस माइनस है, बहुत सिंपल है ये तो। इंटीग्रेशन जो है वो बांट दो सब में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4/4। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। 1 का हो जाएगा एक्स। अच्छा, एक चीज,
यहाँ पर इसका प्लस सी आ जाएगा, मैं C1 लिख लेती हूँ, अलग अलग कांस्टेंट आएंगे सब में, प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। एक चीज डेरिवेटिव के टाइम पर आपको बताई थी, आपके पास अगर बहुत सारे कांस्टेंट है और उन कांस्टेंट्स पे अगर आप साथ में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब अगर इन सारे कांस्टेंट्स को मैंने ऐड कर दिया तो मैजिकली वेरिएबल नहीं बनता है। इनको ऐड करके एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उसको बड़ा सा सी नाम दे दो। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 सेपरेट कांस्टेंट्स, जस्ट राइट वन सिंगल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको अलग अलग सारे कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड में एक सिंगल कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। चलो अगला वाला देखते हैं। 3 sec² x माइनस 4/x प्लस 1/x√x+7। ठीक है, चलो अभी इसमें जब बांटोगे तो ये पहला टर्म होगा, तो आपको इधर मिलेगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec² x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x√x डिफरेंशिएशन के टाइम पे ही बताया था, ये x⁻1 है, ये x⁻½ है, ऐड हो जाएगा x⁻3/2, और ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर आ जाएगा तो वो बन जाएगा x⁻3/2। मतलब यहाँ पर एक्चुअली है x⁻3/2 का इंटीग्रेशन प्लस 7 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन, ऐसे बोल सकते हैं हम, करेक्ट। तो 3 टाइम्स sec² x का इंटीग्रेशन मतलब tan x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन मतलब log x हो जाएगा, x⁻³ अगर अभी आपको करना है तो इट विल बी x⁻³ प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। अच्छा, -3/2 प्लस 1 यानी कि क्या हो गया, -½ हो गया, डिवाइडेड बाय -½ आप बोल सकते हो। ये डिनोमिनेटर में -½ है, न्यूमरेटर में आ गया तो -2 हो जाएगा। x⁻² इज नथिंग बट 1/√x। तो इसका इंटीग्रेशन अभी मैं डायरेक्टली तो नहीं लिखती हूँ, लेट मी राइट इट नाउ प्रॉपरली, otherwise you will get confused. This will be -3/2 plus 1 upon -3/2 plus 1, और ये 7x, don't forget the constant of integration। तो इसको अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, थर्ड वाले टर्म को हमारे, तो ये -2/√x हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया वो, ऐसे आया, यहां से आया। ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। चलो यू कैन क्विकली नोट डाउन बोथ दीज क्वेश्चंस एंड देन वी कैन मूव अहेड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x√x। ऐसा डिफ्रेंसिएशन मैं किया था, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हम वैसे ही कुछ लॉजिक लगाएंगे। बेसिकली ये जो नीचे का पावर है x का, उसको हम बांट देंगे तीनों में। ठीक है, अगर तीनों में बांट दोगे तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। अच्छा, x√x अब सबको पता है x⁻3/2 होता है, तो 3x² अपॉन x⁻3/2 -2x अपॉन x⁻3/2 प्लस 5 अपॉन x⁻3/2। ठीक है, ये पूरे को आपको करना है इंटीग्रेट x के साथ। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रल के, x² अपॉन x⁻3/2 मतलब 2 - 3/2 जो आपको देगा x⁻²। ओके, ये 2 बाहर आ गया, ये 1 - 3/2 आपको देगा x⁻²। और फाइनली ये तो सिर्फ 5 ही है ऊपर, मतलब 3/2 जो पावर है वो ऊपर आके बन जाएगा -3/2। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, 3 टाइम्स x⁻² प्लस 1 अपॉन ½ प्लस 1 -2 टाइम्स x⁻² प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स x⁻³ प्लस 1 upon -3/2 plus 1. Do not forget the constant of integration. So this becomes 3 times x⁻³ upon 3/2 minus 2 times x⁻² upon half, minus half plus 1 is 1/2. Okay, and -3/2 plus 1 will give me -½ अपॉन -½ प्लस c। थोड़ा ढंग से अगर इसको लिखे तो पहले तो ये 3 कैंसिल हो गया,
नीचे जो हाफ बचा है ऊपर आके 2 बन जाएगा। एक्स रेज टू 3/2 को एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं, ये कैंसिल मत कर देना, 2 2 वो हाफ है नीचे, ऊपर आके 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स रेज टू हाफ यानी कि रूट एक्स हो गया, माइनस हाफ ऊपर आ जाएगा, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको देगा -10। एक्स रेज टू माइनस हाफ इज नथिंग बट 1/√x। दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट? यस, ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा, x³ + 2 द होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो चलो कर देते हैं। a+b द होल स्क्वायर, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁶ प्लस 4x³ + 4। ये तो बड़ा सिंपल है, चलो पॉज करके ना आप पहले इसको ट्राई कर लो, फिर मेरे से क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? बहुत सिंपल है क्योंकि ये बताए आंसर। x⁻⁶ + 1 यानी कि x⁻⁷/7 प्लस 4 टाइम्स 3 + 1 यानी कि x⁴/4 प्लस 4x प्लस c, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास से, ठीक है? गॉट इट? वेरी इजी। नाउ देयर इज अ रीजन आई हैव टेकन दिस एक्चुअली, एक मिनट। नाउ सी, देयर इज अ रीजन आई टुक दिस एक्चुअली, ओके? नॉट इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट देयर इज अ रीजन आई टुक। लेट मी कंपेयर दिस फॉर यू विद दिस वन, 2x + 5 द होल क्यूब। Just take a minute and think about the difference between these two questions. The obvious difference, one obvious difference that you have here is वहाँ पे स्क्वायर था, वहाँ पे क्यूब था। अब क्यूब आपको दे दिया तो पहले तो स्क्वायर तक तो हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, a+b द होल स्क्वायर। क्यूब आता है तो थोड़ा हम डरने लग जाते हैं। 4 आ गया तो फिर तो मतलब हम छोड़ देते हैं उसको, मतलब बाइनोमियल चलो पढ़ भी लिया होगा आपने, बट फिर भी मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई अब थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, है ना? तो एक और इसमें दोनों में डिफरेंस है बहुत मेजर, वो स्क्वायर और क्यूब वाला तो आपको क्लियरली दिख रहा है, बट एक और मेजर डिफरेंस है, और अगर आपने डिफरेंशिएशन मेरे साथ अच्छे से देखा होगा, चेन रूल वाला स्पेसिफिकली, तो आपको वो डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। वो डिफरेंस ये है कि ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर अंदर x³ + 2 है और यहाँ पर अंदर 2x + 5 है। ये x³ + 2 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, और ये जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। आपको अगर याद होगा तो डिफरेंशिएशन के चेन रूल के टाइम मैंने आपको बताया था, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको अंदर जाके डिफरेंशिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की कंप्लीटली ऑपोजिट हो रही है, तो कॉमन सेंस से बच्चे थोड़ा बोल ही देंगे ऐसा इम्पल्सिवली कि वहाँ पर अगर आपने x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए करने बोला था तो यहाँ शायद डिवाइड करना होगा, और आप बिल्कुल सही हो। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास होता है तो वो x³ जैसा ही काम करेगा, मतलब अगर आपके पास 2x + 5 द होल क्यूब है, या आपके पास इनफैक्ट अगर साइन ऑफ 3x + 4 है, या आप अगर मुझे बोलो मेरे पास log ऑफ x/2 + 3 है, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं फंक्शन के अंदर। जब फंक्शन के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो सिंपल x की तरह ही काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको उसके आंसर में पूरे आंसर को एज एन उसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसको आपको डिवाइड कर लेना पड़ता है विद द कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको समझते हैं यहाँ पे, एंड कुछ और भी इसमें एग्जांपल देखेंगे इसको समझने के लिए। देखो, दिस लुक्स लाइक x³। आपको पता है x³ का तो x⁻³ + 1/3 + 1 होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन 2x + 5⁴/4 तो होगा ही, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड भी करेंगे, मतलब into 1/2 plus c. This will be your final answer, which means that it will be 2x + 5 the whole raised to 4/8 plus c. That's it. That is the only difference. All you have to do is you have to divide it by the coefficient of x. याद रखना यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, आपको उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें आप x³ + 2 द होल क्यूब बाय 3 नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट डू इट। यू कैन ओनली डू इट इफ यू हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल इनसाइड। ठीक है, समझ गया? ग्रेट।
चलो लिख लो इन दोनों को भी, so that I can move ahead with more examples on this. ये देखो tan स्क्वायर 3x+2। अब आप बोलोगे मैम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप शायद बताना भूल गए हमें। नहीं, नहीं बताया मैंने, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? सेक्स स्क्वायर का पता है ना, tan स्क्वायर का नहीं पता तो क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर का तो मालूम है ना। और बचपन में ही पढ़ लिया था tan को sec में कैसे कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते? बहुत ही ब्यूटीफुल आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec²x। यानी कि tan²x को मैं लिख सकती हूँ sec²x -1। इन दिस केस आई कैन राइट इट एज sec² 3x+2 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं बांटने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। sec²x का इंटीग्रेशन गाइस tan x होता है। यहां पर अंदर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका भी tan ही होगा 3x+2 का, with the small change that you will have to divide it by the coefficient of x which is 3 minus 1 का इंटीग्रेशन तो भाई x होता है, कांस्टेंट को मत भूलना। गॉट इट? ऑसम गाइस, वेरी वेरी गुड। लेट्स सी दिस नाउ। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ आप भी अपना, थोड़े दिमाग के गियर्स को आप भी मूव करो। 1/cosec 4x - 3 कोसेक का तो नहीं होता, बट आपको कोसेक का चाहिए भी नहीं है, आपको चाहिए 1/cosec का। अच्छा 1/cosec तो आई होप सबको पता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ट्रिगो पढ़ा था हमने। तो साइन होगा इसका रेसिप्रोकल। ग्रेट, हो गया। अब क्या बचा है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x बोला ना, cos x नहीं होता है, माइनस cos x होता है गाइस, माइनस cos x। तो माइनस कॉस ऑफ 4x - 3, भूलो मत x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, प्लस सी। सिंपल? यस, ग्रेट, ऑसम गाइस। चलो फटाफट लिख लो इसको भी। अब आते हैं थोड़ा डेफिनाइट की तरफ, ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रल्स को भी हम थोड़ा इवेल्युएट करना सीख लेते हैं। उसका मतलब अगेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, वी हैव कवर्ड इट सेपरेटली। उसके पीछे का थ्योरी एंड एवरीथिंग कि उसका क्या मीनिंग है, you can check that out over there. Here we are only understanding how to solve questions based on this, okay? तो consider an integral f of x indefinite की एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन g of x plus c होता है। तो अगर आपने अब इसको इंटीग्रेट किया a से b तक तो इट विल स्टिल बी g of x, लेकिन आप ब्रैकेट के बाहर a और b लिख देते हो और फिर जो ऊपर वाला लिमिट है वो पहले सब्स्टिट्यूट करते हो और वो फिर जो नीचे वाला लिमिट है वो सब्स्टिट्यूट करते हो। मतलब क्या है बेसिकली ये बोलने का मेरा, कि आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x होता है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोल दिया 1 को इंटीग्रेट करने फ्रॉम लेट्स से 2 to 5, तो इसका भी इंटीग्रेशन x ही होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये अपर लिमिट डालनी होगी x की जगह पे, माइनस फिर ये लोअर लिमिट डालनी होगी, मतलब फिर आपका आंसर आ जाता है 3, ठीक है। जो भी फंक्शन आएगा, यहाँ पे x था, कुछ भी हो सकता था वो, इट कुड हैव बीन एनीथिंग। अगर 1/x ले लिया होता तो log x आता, फिर वो log of b माइनस log of a आपका आंसर हो जाता। अगेन इसका मतलब क्या है एंड एवरीथिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बता दिया है, ठीक है। तो चलो cos x जैसे कि sin x से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। cos x अगर sin x है इंटीग्रेशन, तो 0 to π/2 अगर मुझे अब cos को करना है तो इट विल बी sin x 0 से लेके π/2 विच विल गिव यू साइन ऑफ x की जगह पर देखो पहले π/2 आया, फिर x की जगह पे आ जाएगा 0 विच विल गिव यू द आंसर 1, ठीक है। ग्रेट, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। 3⁻²x + 1 का इंटीग्रेशन लेना है 0 से लेके 1 तक विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा 3⁻²x + 1 किसकी तरह दिखता है? a⁻x, जिसका इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन log a, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा 3⁻² + 1 अपॉन log 3। एक और चीज करना मत भूलना, जो है कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना, और ये है 0 से लेके 1 तक, ठीक है।
अब बिफोर आई सब्सटीट्यूट लेट मी डू समथिंग एल्स। ये 1/2 log 3 को ना मैं कॉमन ले लेती हूँ और सिर्फ यहाँ, क्योंकि उसमें कोई x का टर्म नहीं है ना, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये मुझे देगा 3⁻² x + 1 ना, मतलब सबसे पहले आपको x की जगह पे डालना है 1 माइनस, फिर आपको x की जगह पे डालना है 0। तो दिस विल बी 1/2 log 3, 3⁻3 होगा ये, 2 + 1 = 3 माइनस 3⁻1 होगा ये, है ना। 3⁻3 होता है 27 और ये होता है 3 ऑफ कोर्स अपॉन 2 log 3 विच गिव्स यू 24/2 log 3, जो कि आपको मिलेगा 12/log 3। नेक्स्ट देखते हैं अभी, 0 से लेके √3, 1/7x + 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 आपको चाहिए। तो अभी अगर आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि ये किस टाइप का है, इट एक्चुअली लुक्स लाइक 1/x² + 1 ना, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो यू कैन डू एनीथिंग विद इट। तो 1/x² + 1 का अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 7x + 1, और डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 7। ये इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से लेके √3 तक। तो अभी इसमें अगेन लेट मी टेक दैट 1/7 कॉमन, मेरे पास अंदर बचेगा tan इनवर्स ऑफ 7√3 + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ, पहले ये x की जगह पे √3 आ गया, फिर x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा से, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो, आपको पता है, लेकिन आपको अगर प्रॉपरली बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। You can note these two questions down and we can then move ahead. Last question. π/6 से π/3 tan x plus cot x द होल स्क्वायर का आपको निकालना है इंटीग्रेशन। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, बहुत जगह है हमारे पास। a + b द होल स्क्वायर को पहले ओपन कर देंगे, है ना। तो π/6 से लेकर π/3 ये हो जाएगा a² मतलब tan² x प्लस 2ab मतलब tan x इंटू कॉट x प्लस b² यानी कि cot² x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखो tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपने अगर दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया तो वो कैंसिल होके 1 दे देंगे। cot x को अगर 1/tan x लिखोगे तो ये कट जाएगा और आपके पास 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 बचने वाला है। और साथ साथ में tan² x को आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे करना होता है, उसको आप लिखते हो sec² x - 1 प्लस 2 × 1, और cot² x को फिर क्या लिखोगे, cosec² x - 1 डेफिनेटली, है ना। ये पूरा आप कर रहे हो x के साथ। अब देखो ये -1 प्लस 2, -1 इज -2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया π/6 से π/3 sec² x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, दिस विल गिव यू tan x माइनस cot x फ्रॉम π/6 टू π/3। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे आपको π/3 डालना होगा, तो यू विल गेट tan ऑफ π/3 माइनस cot ऑफ π/3। मेक अ ब्रैकेट here because now you are going to substitute the lower limit, that is tan of π/6 minus cot of π/6, all right। so tan π/3 tan 60 होता है √3 माइनस cot 60 होता है 1/√3, और यहां पर आपको मिल रहा है tan 30 जो कि होता है 1/√3 एंड cot 30 जो कि होता है
√3. So basically you are getting √3 minus 1 by √3 minus 1 by √3 plus √3, which is 2√3 minus 2 by √3. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ 2 times √3 minus 1 by √3 you are getting. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे अगर तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 1 बाय √3. इसको करो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बिकॉज वी डोंट लाइक इरेशनल इन द डिनोमिनेटर. तो यू विल गेट 2 √3 इंटू √3 इज 3. 3 माइनस 1 इज 2. और ये √3 मतलब आपका फाइनल आंसर है 4/3 √3. समझा? तो अगर मल्टीपल टर्म्स आ जाते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल में, so even if you have two terms inside a definite integral, you can still solve it, but you have to make sure कि जब आप फिर substitution वाला जो step करते हो उसमें you have to be a little careful because दो टर्म आ जाते हैं तो दोनों में आपको subtraction करना पड़ता है. तो आप एक बार अपर लिमिट पहले डाल दो माइनस, फिर दूसरी बार एक ब्रैकेट बना के फिर दूसरा वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है? On that note, we are done with the basics of integration. I hope you have understood all of this. We will be coming up with more awesome videos for you very soon. Stay tuned. Until then, bye bye. God bless you and take care.